सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, व्हाट डज इट मीन टू बी एजुकेटेड? अगर आप एजुकेटेड हैं तो हाउ डिफरेंट यू फील योरसेल्फ फ्रॉम एन अनएजुकेटेड पर्सन? क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कॉमन सेंस ज्यादा है हमसे? क्या कभी आपने ऐसा फील नहीं किया कि अगर इतना एजुकेशन है, इतने नंबर ऑफ वंडरफुल यूनिवर्सिटीज आर देयर, वंडरफुल स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर देयर, बट द सोसाइटी इज करप्ट, but the society, the structure of society is diminishing day by day. तो आखिर एजुकेटेड होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन अवर लाइव्स? तो एक बहुत सुंदर एक प्रोवर्ब है कि education is the key that unlocks the golden door to freedom. तो what is this golden door and what is this freedom? क्या हम बने हुए हैं जो हमें एजुकेशन जो है वो फ्री करता है? एक्चुअली संस्कृत में भी एक प्रोवर्ब है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या यानी कि ज्ञान या एजुकेशन जिसे हम आजकल कहते हैं, वो है जो हमें फ्री करता है, जो हमें मुक्त करता है। किस चीज से मुक्त करता है? हमें पता तो हो कि आखिर हम बंधे कहाँ हैं जिससे हमें मुक्ति चाहिए। तो ये जो बंधन है, ये है हमारे प्रिजुडाइसेस, ये है वो बॉक्स जिसके भीतर हमको बांध दिया जाता है। एक फ्रेम है कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाएगा। उस प्रोफेशन में जाने के लिए उसको जो जो चीजें एक्वायर करनी है वो एक्वायर करेगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चा जो है वो खुद क्या चाहता है, और इवन वो बच्चा खुद भी बड़ा होने तक ये नहीं जानता कि वो खुद क्या चाहता है। तो दीज आर द things which bind us, and we need to be freed from these. Now, what shall be the role of education in this freedom? How education can free us from these bindings? तो आप पे मैं छोड़ती हूँ थोड़ा सा सोचने के लिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कि आपको क्या लगता है कि हमारे प्रिजुडिसेस को खत्म करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है, क्या होना चाहिए? तो मैंने जो पाया वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स, अभी मैं मेन स्क्रीन पर नहीं हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आई विल सी देम लेटर। तो दिस इज नॉट अबाउट लर्निंग मैथ्स और साइंस, दिस इज नॉट अबाउट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। एक्चुअली एजुकेशन का रोल ये है कि इट इज अबाउट द स्किल्स नीडेड टू बी बेटर आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड वी लिव इन। We want to make the world a better place to live. And we want to grow personally, professionally, and socially so that we can become better versions of ourselves. तो हम अपना ही एक अच्छा वर्जन बनाना चाहते हैं, एक ज्यादा बैलेंस वर्जन, एक ऐसा वर्जन बनाना चाहते हैं जो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो आगे हमारी लाइफ में आने वाले हैं। तो क्या अभी एजुकेशन हमको ये कैपेबिलिटी दे पा रहा है? एजुकेशन के बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। नाउ व्हाट डज इट मीन? ये जो स्कूल और कॉलेज, एल्बर्ट आइंस्टीन भी स्कूल छोड़ चुके थे, आपको पता होगा कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन बचपन में वो मिसफिट अपने आप को फील करते थे और उन्होंने स्कूल जो है ट्रेडिशनल स्कूलिंग छोड़ दिया था उन्होंने। तो एक्चुअली उन्होंने ये देखा कि अभी की जो स्कूलिंग है, वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग्स in school into our lives। तो हम जीने में नहीं ला पा रहे हैं, हम जो सीखते हैं उसको हम जीने में नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए हमने 22 साल स्कूल में दिए, वहां हमने कुछ स्किल सीखा, कुछ लिखना पढ़ना बोलना सीखा, लेकिन हम उनको जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वहां पर हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लोगों के साथ डील करना नहीं आता। ये दुनिया मशीनों से मिलकर नहीं बनी हुई है, ये दुनिया पेड़ पौधों जानवरों से मिलकर बनी है, ये प्लैनेट से मिलकर बनी हुई है, ये दुनिया क्लाइमेट से मिलकर बनी हुई है, ये दुनिया ह्यूमन बीइंग से मिलकर बनी हुई है, और हमको इन सब से इंटरैक्ट करने का सही तरीका आना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली ये स्कूलिंग हमको नहीं सिखाती। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जो स्कूल में सीखा है उसको अनलर्न करना पड़ता है जब हम जीने में जाते हैं। वास्तव में एजुकेशन शुड एम्पावर अस। व्हाट डज इट मीन? It should improve our ability to think, analyze, and process. This is the first thing which we need to be empowered. Secondly, it should open our minds to new perspective, ideas, and beliefs. क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या कोई आदमी पैसे वाला है या उसके पास
वो निर्धन है, क्या कोई आदमी उसके आइडियाज जो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच करते हैं या नहीं करते, इसके बेसिस पर हमने फ्रेगमेंट बना के रखे हुए हैं, हमने आइसोलेट करके रखा हुआ है, अपनी सोसाइटी को टुकड़ों में बांट के रखा हुआ है। तो एक एजुकेटेड पर्सन जो होगा वो एक ह्यूमन बीइंग को जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग इवेल्युएट कर पाएगा, पहले उसको देख पाएगा कि उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, या उसने क्रॉस पहना है कि ताबीज पहना है कि कोई धागा बांध के रखा हुआ है, इसके आधार पर वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा लोगों को। उसके बाद उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। अभी जैसे पैंडेमिक है, पैंडेमिक में देयर आर न्यू नॉर्मल्स, देयर आर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या हम इसको या तो हम घर में बैठ जाए छुप के कि पैंडेमिक है, हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो हमको कुछ नई चीज को अडेप्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ उससे बच के निकल जाना है। एक ये हमारा माइंडसेट हो सकता है। दूसरा है कि अगर हम रियली एजुकेटेड हैं एंड एजुकेशन हैज एम्पावर्ड अस इनफ, तो हम क्या करेंगे, we will be able to deal with the challenges in a logical way। हम कहेंगे ठीक है, हम मास्क लगा लेते हैं, या हम कोई नेचुरल तरीके से सैनिटाइज कर लेते हैं अपने आप को, हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, we follow the rules and we can live happily। तो ये हमारा एक माइंडसेट हो सकता है, एंड जो हमारा सही माइंडसेट होना चाहिए। तो ये कुछ टेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो बतलाते हैं कि एजुकेशन ने हमको कितना एम्पावर किया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एजुकेशन अब देना भूल चुका है, एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक अच्छी नौकरी देने का वादा जरूर कर सकता है, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग उसके फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, ये कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता है आज की डेट में। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। अब आप सोचिए, कैरेक्टर की बात कब से चली आ रही है, वैल्यूज की बात कब से चली आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे एजुकेशन ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हम ये देखते हैं कि वैल्यूज को इम्बाइब करना एक नेसेसिटी बन चुका है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिनको इम्बाइब न करने से, उसके बावजूद इसको ओवरलुक किया जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। दैट इज व्हाई आई सेड दैट यू ऑल शुड बी अवेयर कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। तो हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को रिवील करते चले जा रहे हैं, व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन, हाउ इट शुड बी, और उससे हमको क्या लेना है। You should be very clear and conscious about your choices in your life, because that makes all the difference in your life. So character building must be a part of education. And you must recognize this lady. This is Michelle Obama, a very strong lady and first lady of US. What does she says about education? The ability to read, write, and analyze, the confidence to stand up and demand justice and equality, the qualifications and connections to get your foot in the door and take your seat at the table. All of that starts with education. So this is a wonderful quote from Michelle Obama. उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज को प्रूव किया है, टू टेक द फ्रंट सीट एंड हैव द कॉन्फिडेंस। एक्चुअली कॉन्फिडेंस कब आता है, कभी आपने देखा कि कॉन्फिडेंस कब आता है? जो हम कहते हैं ना कि हमारी वैल्यू सिस्टम, वैल्यू एजुकेशन से क्या होगा, वैल्यू एजुकेशन से जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर शैलो कोर्सेज चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा असर होगा अगर हम बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर दें और हम उसको सच बोलना सिखा दें। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं and if you start hiding facts about you, so you will feel nervous, you will never feel confident if you hide facts about it। इसीलिए कहा जाता है कि जो है उसको सच बोल दीजिए, और सच बोलकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये जो बात है कि हमें सच कहना है, और I'm sorry, I'm unable to see my PPT. Okay, so तो ये जो बात है कि कॉन्फिडेंस कब आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा जब हम वैल्यूज में जीना सीखेंगे, और अगर ये नहीं होता है तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये किससे मिलना चाहिए, हमको एजुकेशन से मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो द कॉन्फिडेंस, अगर आप सच क्यों नहीं बोलते हैं, अगर मैं इस पर बात करूं तो ज्यादातर हम सच इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमको डर होता है कि सामने वाला इसको डिनाई कर देगा। एम आई ऑडिबल?
Yes, Am I ma'am. Yes, yes, audible? ma'am. Yes, Okay, ma'am. thank you. Yes, ma'am. Actually, I just changed the settings, so I was a bit. So, कॉन्फिडेंस हमको क्यों नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब हम सच नहीं बोलते हैं। और सच क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारे आसपास का, चाहे वो स्कूल का सिस्टम है, टीचर हमको मार देगी या टीचर हमको डांटेंगी, हमारी बात को नहीं समझेंगी, वी विल नॉट बी अंडरस्टूड, दैट इज व्हाई वी डोंट से कॉन्फिडेंस। तो हमको अगर इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरे पेरेंट मेरी बात को समझेंगे, मेरे टीचर मेरी बात को समझेंगे, तो हम सच बोलेंगे। तो आप सोच रहे हैं, समझ सकते हैं कि एक वैल्यू सिस्टम का बनना सोसाइटी में कितना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज सच नहीं बोल पा रहे हैं। सच न बोल पाने की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस न होने की वजह से आप सोच सकते हैं कि वो कभी भी स्टैंड अलोन, वो दे कैन नेवर स्टैंड फॉर एनी कॉज इन देयर लाइव्स। तो ये प्रॉब्लम्स वैल्यू सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसको डिलीवर करने में आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो फेल। नाउ क्विकली वी विल गो थ्रू द करंट सिनेरियो, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स की हम बात करें, अगर इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में सब कुछ अच्छा अच्छा पढ़ा दिया गया है, तो व्हाई देयर आर वॉर्स, व्हाई इज देयर वायलेंस, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, इवन स्कूल्स में बच्चे गन लेकर आ रहे हैं। तो ये इस तरह के वायलेंस हमारी लाइफ में क्यों है? अगर एजुकेशन में सब कुछ अच्छा है, तो ये सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों है? Why is there hunger, poverty and inequality? Why more than 50% of the population don't have access to education and health facilities? Why there is fear, conflict and discontent in individuals, and the societal structure has collapsed? ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अगर सब कुछ अच्छा है, तो हमारा साइंस ऐसे साइंटिस्ट क्यों बना रहा है जो डिस्ट्रक्टिव मशीन्स बना रहे हैं? आप देखिए, अभी साइंस के नाम पर जो काम हो रहा है, वो या तो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बिग डेटा पर काम कर रहे हैं, या वो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, या सर्विलियंस टेक्नोलॉजी और ऑटोनोमस वेपन्स बना रहे हैं। तो थोड़े दिन में हम उस तरफ जा रहे हैं कि मशीन आदमी को रिप्लेस कर दे। विल इट बी गुड फॉर अस? हमने देखा है, हमने मैट्रिक्स कई लोगों ने देखी होगी हम में से, और it will never be good if a conscious human being is replaced by a machine, क्योंकि मशीन जो डिसीजंस लेती है, it can never be a balanced decision, it can never calculate enough कि सब कुछ नेचर से बैलेंस करते हुए मेरा डिसीजन जो है, इज इट गुड फॉर द नेचर, इज इट गुड फॉर ऑल द एनिमल्स इन द प्लैनेट्स, इज इट गुड फॉर द अर्थ एंड सो ऑन। सो ये कैलकुलेशन सिर्फ एक कॉन्शियस ह्यूमन माइंड ही कर सकता है। आई एम अ फिजिसिस्ट एंड आई डू बिलीव that we should work on technologies which are human friendly and which are sustainable, which work in harmony with nature and human beings. So इस तरह की चीजों पर काम हो रहा है, और हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और इसका एविडेंस क्या है? क्लाइमेट चेंजेस, पैंडेमिक्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज, ये सारे आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटीज। तो मैं ये कह रही हूँ, इतना बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी के ही कई सेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, बायो इंजीनियरिंग इज ऑल्सो देयर। तो फिर हम इस इंजीनियरिंग में, इस बायोलॉजी में ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, हाउ इज इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग? एक्सटेंशन अगर एक पौधे का होता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी ह्यूमन स्पीशी को भी एक्सटेंड कर देगा एक दिन। अगर बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पीशी भी उससे इन्फेक्ट होगी, एंड पीपल विल डाई फॉर वन रीजन और द अदर। सो ये इकोसिस्टम कोलैप्स का हम पर कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, तो हम एक रिसर्च रूम में काम कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द rest of the universe. So that is very destructive, and we are working in isolation, we are educating in isolation. आपको आपके उम्र के 22 साल एक क्लासरूम में बिताने पड़ते हैं, which is totally cut off from the whole of the society. तो ये जो एजुकेशन है, जो आपको आइसोलेट करता है, वो आपको स्पेशल फीलिंग देता है कि हमने इतना पैसा खर्च करके ये डिग्री हासिल की है, बट इट इज ऑफ नो यूज इफ यू आर अनेबल टू डिलीवर इट बैक टू द सोसाइटी which is working for your education. कैसे, ये हम आगे देखेंगे कि कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता है। नाउ मेरा क्वेश्चन है, मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स आपसे शेयर किए, these are the problems generated from the current social system. Now can you see some commonality? What is common in all these problems?
I give you few seconds. ये जो सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, who is the reason for these problems? क्या है ये प्रॉब्लम्स, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आए? I'm unable to see the chat box, so I'll see them later. So what is common is they are all related to the choices human beings have made in past. एक व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, एजुकेशन का जो पर्पस है वो उनको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। एजुकेशन का जो पर्पस है वो उसको एक अच्छा जॉब प्रोवाइड करना है। एजुकेशन का पर्पस, और इसी तरीके से नेचर का पर्पस क्या है? आई हैव टू कॉन्कर द नेचर। मुझे नेचर पर विक्ट्री पाना है, मुझे नेचर को कंट्रोल करना है। तो हमने एसीज बना लिए है ना, एयर कंडीशन रूम में, हम एयर कूल रूम में हम रहते हैं कि हमें गर्मी ना लगे, जबकि हमारे लिए हर मौसम उतना ही जरूरी है। तो ये जितने प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सब ह्यूमन बीइंग और उनकी चॉइसेस की वजह से, गलत चॉइसेस की वजह से जनरेट हुए हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये ग्लोबल हैं, सारी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हम इनको फेस कर रहे हैं। यूएस में भी पैंडेमिक फैला, ईरान, इराक और एशिया और यूएस, यूरोप, सभी जगह ये पैंडेमिक फैला। तो इस तरह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये ग्लोबल हैं। इन सारे प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? ह्यूमन बीइंग्स को, बिकॉज अवर वेरी एग्जिस्टेंस इज बीइंग चैलेंज्ड और वी आर रीचिंग स्लोली टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। देख रहे हैं आप कि लोग, हम प्रोग्रेस के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐप से हम एक ह्यूमन बीइंग की यात्रा हमने तय की है, बट unfortunately we are going, this whole progress is going to collapse because of the wrong choices we have made in past. तो समस्या है तो समाधान भी है, and we must think about the solutions rather than about the problems. So what to do now? हम क्या कर सकते हैं और एजुकेशन का क्या रोल है? क्योंकि हम यही जानना चाहते हैं कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो इन पर्पस को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाली है या नहीं करने वाली है। So first thing is, out of the box सोचने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो the principal goal of education in the school should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. तो अभी तक प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा चुके हैं, उनको तो हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो चॉइस हम कर रहे थे, हमारी जो थिंकिंग थी, हमारा जो दिमाग का माइंडसेट जो था, अभी तक जो बन चुका था कि सब कुछ, ये पूरे नेचर जो है वो मेरे लिए है और मैं इसको कॉन्कर कर लूं, मैं इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर लूं और अपने घर में फर्नीचर बनाकर रख लूं, अपने घर में पेड़ों को काट के दीवार दरवाजे बनवा लूं, लोहे से अपना बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर लें, तो ये पूरा मिनरल जो है हम एक्सट्रैक्ट कर लें अर्थ से, विदाउट गिविंग अ थॉट कि इन सब का रोल वही है जहां ये है। पेड़ पौधे अगर जमीन में नहीं होंगे तो जमीन फर्टाइल नहीं होगी। मिनरल्स अगर पृथ्वी के भीतर, अर्थ के भीतर नहीं होंगे तो अर्थ का जो बैलेंस है, जो उसका क्लाइमेट बना हुआ है, वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, जिससे कि पैंडेमिक और दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये जो माइंडसेट है, इसने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, हमको इस पर सोचना है कि अभी तक जैसा सोचा जा रहा था उस माइंडसेट में गलती है। हमको जो पढ़ाया जा रहा था उसके पर्पस को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया और इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो वी शुड स्टार्ट अनलर्निंग द बैड थिंग्स एंड वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट। अभी तक हम सेल्फ सेंटर्ड पढ़ रहे थे, मेरी अपनी नौकरी के लिए मैं पढ़ रही हूँ, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए मैं पढ़ रही हूँ, पैसे कमाने के लिए, खुद के लिए पैसे कमाने के लिए मैं पढ़ रही हूँ। द मोमेंट वी शिफ्ट फ्रॉम मी टू वी, whole things change. We start relating to others, we start relating to nature, we start relating to the universe, and the whole thing, the whole mindset is changed. So this paradigm shift in our own mindset is very important if we want to extract anything out of this education system. Now there are 4 R's. If we want to think outside the box, अभी जो एजुकेशन का सिस्टम है, अभी जो पॉलिसीज हैं, उनमें हमको रिफॉर्म करना है तो हमें क्या करना होगा? तो 4 R's are there. Rethink. First thing is
that we should change our attitude, we should change the way we think, we should change our mindset, and education to help us in changing the attitude. Second is reform. Education should be used as a tool for this conscious change. The choices which we make should be made consciously, and education का एकमात्र काम हमको conscious बनाना होना चाहिए, aware बनाना होना चाहिए. बाकी काम हम खुद सही कर लेंगे अगर हमारा mindset ठीक हो गया और हम aware हो गए what is right and what is wrong. We should be able to relate to new perspective and act. तो एक बार हमको ये समझ में आ गया कि सब चीजें जो जहां हैं, ये जो पौधे हैं, जानवर हैं, ये जो प्लैनेट सिस्टम है, ये जो एनवायरनमेंट है, इनके होने का क्या पर्पस है, और उससे भी बड़ी बात कि मेरे होने का क्या पर्पस है. तो इस न्यू पर्सपेक्टिव में हमको सोचना है और उसके आधार पर अपने जीवन को जीना है. ये नहीं कि हमने इस कान से सुना कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात लग रही है कि अभी तक जो किया वो सब गुड़ गोबर था और अभी जो हमको करना है इट शुड बी समथिंग डिफरेंट. और ये समथिंग डिफरेंट के लिए आप दुनिया में देखिए कि लोग क्या क्या कर रहे हैं. अगेन, इज इट पर्पसफुल? जो एक्टिविज्म के नाम पर जो हो रहा है, वुमेन लिबरेशन के नाम पर जो हो रहा है, या साइंस के नाम पर जो हो रहा है कि एक लाइट देने वाला पौधा बनाया गया, या इस तरह की रिसर्चेस हो रही हैं जिनका ह्यूमन बीइंग से के बेटरमेंट से कोई रिलेशन नहीं. तो हमको एक कॉन्शियसनेस लानी होगी हर चीज में, अपनी साइकोलॉजी में, अपनी सोशियोलॉजी में, अपने इकोनॉमिक्स में, अपने साइंस में कॉन्शियस चेंज हमको लाना होगा. और इसके लिए आप सोच सकते हैं कि हमको कितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. एक ट्रेन्ड ह्यूमन ब्रेन चाहिए जो इस कॉन्शियसली चीजों को सही डायरेक्शन में मोल्ड करे. नदी की धार को मोल्ड करना कितना मुश्किल होता है. यू ऑल नो अबाउट इनर्शिया. एक तरफ जो फ्लो होता है उसको डाइवर्ट करना कितना मुश्किल होता है. और हम चाहते हैं यही चेंज अब आए हमारे माइंडसेट में. तो इसके लिए वी शुड बी वेरी एक्टिव. और इसीलिए ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसका आउटकम ये सभी पर्पसफुल होगा जब हम कुछ लोगों को तैयार कर सकें विच कम आउट विद अ न्यू माइंडसेट, अ करेक्ट माइंडसेट, अ राइट माइंडसेट. And we should be able to recognize, ये बहुत important है, to recognize कि हम अभी कहाँ हैं, what is the present condition and where do we want to reach, or what is our final destination. तो final destination अगर हमको पता हो और ये पता हो कि सही रास्ता. गांधी जी के बारे में, आप पुणे के रहने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप लोग गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे. तो गांधी जी ने एंड्स और मीन्स की बात की थी. एंड यानी कि एम, आपको लक्ष्य पता है, यू नो अबाउट द एम्स, बट डू यू नो अबाउट द राइट पाथ? द राइट पाथ इज द कॉन्शियस पाथ थ्रू विच एजुकेशन शुड गो. ये नहीं है कि किसी भी तरीके से, जो कहा जाता है ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक आई शुड गेट माई जॉब, आई शुड गेट दिस थिंग, मटीरियल थिंग, आई शुड गेट दिस कार, आई शुड गेट द मनी. ये जो हमारा माइंडसेट है, दिस इज अगेंस्ट all the human values. तो ये होना चाहिए. Now what can be done? अब सबसे सोचने वाली बात तो ये है, जो मैंने कहा कि अब हमको सब चीजें अच्छी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है पता चल गया. अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो हमको ये काम करने हैं टू रेज अवेयरनेस, जो हम अभी कर रहे हैं थ्रू दिस वर्कशॉप, टू एनहांस अवर एबिलिटी. जैसा मैंने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे सुनीता पाठक दीदी जी का जो प्रेजेंटेशन था, इट वाज अबाउट द लीडरशिप क्वालिटी, टू एनहांस द लीडरशिप एबिलिटी. अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, यू कैन लीड एंड पीपल विल फॉलो यू. तो हमको एक लीडरशिप एबिलिटी, एक कॉन्शियसनेस रिलेटेड एबिलिटी हमको डेवलप करनी होगी, कॉन्शियस चॉइसेस की एबिलिटी हमको डेवलप करनी होगी. एंड देन एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ सोच के घर में सोफे पे आराम से बैठ के सोच लिया कि हाँ भाई अच्छा होना चाहिए. अच्छा सोचने से अच्छा होता नहीं है. अच्छा होने के लिए हमको अच्छा करना पड़ता है. वी हैव टू एनेक्ट द थिंग्स, आवर थॉट्स. वी हैव टू ensure our active engagement. So this is the third point. And lastly, एक ग्लोबल सिनेरियो पे हमको अपने बारे में नहीं, अपने फैमिली के बारे में नहीं, उससे बाहर निकल के वी शुड बी एबल टू रिलेट टू द होल ऑफ द सोसाइटी, nation and the globe, across the globe. And this can be done through education. This is the role of education actually, to change the mindset
ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अ सिंगल ह्यूमन बीइंग। एक एक आदमी के माइंडसेट पर अगर काम करेंगे, फ्रॉम इनसाइड आउट अगर वो चेंज हो जाता है, तो आप ये देखेंगे कि सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। तो ये नहीं कि आप दूसरों को प्रीच करने लगो कि भाई सुधर जाओ, सब गड़बड़ कर रहे हो, सुधर जाओ, ऐसा नहीं। सुधार का काम सबसे पहले आपको अपने भीतर से शुरू करना है। प्रॉब्लम जो है अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम इसको बहुत ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट शुड बी ब्लेम्ड। एक्चुअली इसने इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तैयार कर दिया है कि भाई हाँ, लोगों को ये पता चल गया है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन का हमारे लाइफ में क्या रोल है ये हमको पता चल गया है इसकी वजह से। लेकिन ये जो एजुकेशन बना था, ये जो एजुकेशन पॉलिसीज बनी थी, इट वॉज टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल चीजों पर, स्किल लर्निंग पर, मैकेनिकल और मटेरियलिस्टिक चीजों पर इस एजुकेशन पॉलिसी में आपको कुछ चीजें सिखाई जाती हैं या अवेयर किया जाता है। बट दिस इज नो लॉन्गर रेलिवेंट टुडे, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो, उसमें चेंज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम से निकलकर जो लोग निकलते हैं वो इस सोसाइटी को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, वो एक ग्लोबल कोऑपरेशन के फंडा पर काम नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर। तो इसलिए ये मॉडल जो है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसके लिए क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए? हमको पता होना चाहिए कि एजुकेशन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हमको यही नहीं पता है कि हम करना क्या चाहते हैं, तो हम वो सुधार नहीं कर पाएंगे। तो वी शुड पिन पॉइंट कि दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू इम्बाइब इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। एक बहुत अच्छी सी बात है, मैं ये जो सारी थियरी आपको बतला रही हूँ, ये जो श्री ए नागराज जी हैं, जिन्होंने को एग्जिस्टेंशियल थियरी दी है, मध्यस्थ दर्शन, एक पूरी फिलोसॉफी दी है, उस पर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात मैं आपको बतला रही हूँ। और मैं खुद बीइंग एन एजुकेटर, आई फर्मली बिलीव कि व्हाट बाबा नागराज हैज गिवन टू अस विल चेंज द होल माइंडसेट ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी। तो ये जो मैं 3 चीजें आपको बतला रही हूँ, आप देखिए, जब आप बहुत छोटे थे, जब आप बच्चे थे, यू ऑलवेज वांटेड जस्टिस। आप ये चाहते थे कि कोई आपको कोई चीज मिली है तो कोई दूसरा उसको ना छीने। अगर कोई खिलौना दूसरे बच्चे के पास है तो मेरे पास भी हो। अगर मेरी मम्मी है तो वो मेरे भाई बहन को जितना टाइम दे रही है वो मुझे भी टाइम दे। अगर मैं स्कूल में जा रही हूँ तो टीचर मुझे भी उतना प्यार करे जितना वो दूसरे मेरे फ्रेंड को करती है। तो एक जस्टिस, ये क्या हुआ कि इंटरपर्सनल रिलेशन में हम किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं, बिहेव करते हैं, वी वांट जस्टिस, कि हम उससे सही व्यवहार करें और वो भी हमसे सही व्यवहार करे। आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी उन्हीं से मैच होती है जो आपको समझते हैं। और वो कब समझते हैं? जब आपके बीच एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होता है। इसको बाबा ने कहा कि दिस इज जस्टिस इन अ रिलेशनशिप। ये हम चाहते हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन में क्या चेंजेस आना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि एजुकेशन में चेंज तब आएगा जब ह्यूमन बीइंग्स में चेंज आएगा। ह्यूमन बीइंग में क्या क्वालिटीज हैं जिनको एनहांस करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। तो सबसे पहली बात जो है, पहली क्वालिटी जो है, कि ह्यूमन बीइंग जस्टिस चाहता है। वो एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप चाहता है। वो चाहता है कि जो हमारे रिलेशन है, चाहे वो अर्थ से हो, चाहे हमारे एनवायरनमेंट से हो, चाहे वो दूसरे देश से हो, उनमें एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस रहे, उनमें विश्वास रहे, उनमें जस्टिस रहे। उसके बाद आप देखिए कि बचपन से लेकर अभी तक कभी भी अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका कॉन्शियस जो है वो आपको बतला देता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और ये सही नहीं है। और आप सच बोलना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इसलिए आप झूठ बोलना ज्यादा आसान समझते हैं कि बच के निकल जाओ। इसके बाद एवरी चाइल्ड डिजायर्स टू डू राइट काइंड ऑफ वर्क एंड बिहेवियर। वो चाहता है सही चीजों को, कि वो सही काम कैसे करे। कोई नहीं चाहता कि वो खराब मशीनें बनाए, वो डिस्ट्रक्टिव मशीनें बनाए, लेकिन हमने उसके उनके माइंडसेट को ऐसा बना दिया है कि वो डिस्ट्रक्टिव साइड में, साइकोलॉजी डिस्ट्रक्टिव साइड में जा रही है, साइंस डिस्ट्रक्टिव साइड में जा रहा है, और हमारा बिहेवियर भी डिस्ट्रक्टिव साइड में जा रहा है। लेकिन भीतर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कॉन्शियस बीइंग, वी नो दैट दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। सो वी कैन ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। ये हम इनहेरिट करते हैं, ये हमारा
हमारे कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग के भीतर ये क्वालिटीज रहती हैं. सो व्हाट एजुकेशन शुड गिव अस इज अ हेल्दी माइंड एंड अ बॉडी. मैं इसको सिर्फ बतला नहीं रही हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, डिफाइन करूंगी कि हेल्दी माइंड का मतलब क्या है. देन एजुकेशन हमको एक रिलायबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल फैमिली और एक इमोशनल और मटेरियल फुलफिलमेंट दे सके. ये हम चाहते हैं एजुकेशन से. क्योंकि कितना भी बड़ा जॉब हो, आपने देखा है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं आफ्टर कंपाइलिंग अ लॉट ऑफ वर्च्यूज, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनने के बाद भी दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इमोशनल फुलफिलमेंट इज नॉट देयर. तो एजुकेशन शुड गिव दिस बैलेंस कि किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, एक बैलेंस्ड और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं. उसके बाद सोसाइटी में हमको कितना डर लगता है कि अगर मेरी बेटी आज कहीं अकेले जा रही है. आप सब यू ऑल आर गर्ल्स, और पुणे मेरा मेरा बेटा वहां पढ़ा हुआ है. मैंने देखा पुणे एक बहुत अच्छा शहर है जहां पर लड़कियां रात को भी बाहर निकलती थी और मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि वो डरती बिल्कुल नहीं थी बाहर निकलने को. तो ऐसी एक सोसाइटी, ऐसी एक सिटी है इंडिया में. लेकिन बाकी सिटीज में आप देख सकते हैं कि अभी भी ट्रस्ट नहीं है हमको सोसाइटी पर कि मेरी बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो सेफली घर वापस आएगी. तो ये जो ट्रस्ट है, सोशल हार्मनी है और सिक्योरिटी की जो बात है, एजुकेशन के थ्रू, कि अगर हर व्यक्ति एजुकेटेड हो जाए, हर व्यक्ति एक हेल्दी माइंडसेट के साथ जीने लगे, तो हमारी पूरी सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा और तब हम सिक्योर फील करेंगे. और अगर एक सोसाइटी के रूप में हम सिक्योर होते हैं तो एक कंट्री के रूप में सिक्योर होंगे. और जैसा डिस्ट्रस्ट का एक माहौल बना हुआ है कि एक है देश वो हमारे लिए दुश्मन, हमारे लिए हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके और टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, एक जो है वो हमारी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता है. इस तरह का जो डिस्ट्रस्ट का माहौल है, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उन सब के लिए एजुकेशन को काम करना चाहिए. तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन है. अब इसको कैसे हम करेंगे? एक बहुत सुंदर स्लाइड मुझे मिली है. दो रास्ते हैं. अभी जब हम जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमारे वांट्स का रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होती. डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती हैं. आपको एक कार के बाद उससे बड़ी कार चाहिए, आपको एक घर के बाद उससे बड़ा घर चाहिए, आपको एक नौकरी के बाद उससे बड़ी नौकरी चाहिए, और जिंदगी भर आप इस 99 के फेर में फंसे रह सकते हैं. लेकिन नीड्स अगर आप देखें, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या चाहिए? आपको सर छुपाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो फिजिकल नीड्स हैं. उसके बाद आपको कुछ फ्रेंड्स और फैमिली चाहिए जिनके साथ आप शेयरिंग कर सकें अच्छी. आप देखते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, क्या वो कभी हंसते नहीं हैं? क्या वो कभी खुश नहीं दिखाई देते हैं? वो भी खुश दिखाई देते हैं क्योंकि वो आपस में मिल-जुल कर रहते हैं और क्योंकि वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए जीते हैं, तो उनके बीच का जो नेटवर्क होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और हम देखिए कि हमारा एक घर होता है, लेकिन घर के एक कमरे में एक व्यक्ति है, वो अपने मोबाइल और कंप्यूटर पे व्यस्त है, दूसरा व्यक्ति अपनी प्राइवेसी चाहता है. तो इस वजह से हम बड़ा घर चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे का मुंह भी न देखें. मोबाइल है हमारे पास, हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करना नहीं चाहते, एक दूसरे से फेस करना नहीं चाहते एक दूसरे को. और इसलिए हम लगातार जो हमारे इन्वेंशंस हो रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को पावरफुल बना लें. तो ये जो वांट्स और डिजायर्स हैं वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमारी नीड्स लिमिटेड हैं. और इस पॉइंट को समझाना एजुकेशन की देन है, एजुकेशन का काम है. जैसे पौधा सिर्फ उतना ही पानी एब्जॉर्ब करता है जितना उसको ग्रोथ के लिए चाहिए, वो उतनी सनलाइट देता है जितना उसको ग्रोथ या बने रहने के लिए, सस्टेन होने के लिए चाहिए. उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को भी सस्टेन होने के लिए कुछ लिमिटेड चीजें चाहिए. लेकिन हमारा एजुकेशन अगर हमको ये बतलाता है कि हम आपको बेटर जॉब के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, तो वो हमारे माइंडसेट को डिस्टॉर्ट कर रहा है. एंड वी शुड स्टॉप हियर एंड रीथिंक कि क्या वास्तव में हम सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हैं, कि हम एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हो, लेकिन जो फंडामेंटल ह्यूमन गोल्स हैं वो फुलफिल ना हो रहे हों. सो वी शुड हैव अ न्यू विजन इन एजुकेशन, अ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंशियल एजुकेशन, जिसमें कि हम बैलेंस करने की कोशिश करें और बैलेंस होने की कोशिश करें. ये जो एजुकेशन होना चाहिए, इट शुड बी होलिस्टिक एंड हार्मोनियस लिविंग. It should lead us to a harmonious living to ensure
अनडिवाइडेड ह्यूमैनिटी एंड अ बैलेंस्ड अर्थ। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें भी बैलेंस हो और हमारी जो रिलेशंस हैं उसमें भी बैलेंस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें दिख रहा है कि बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज के लोग, पेड़ पौधे, प्लैनेट, सभी कुछ एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड। अब आप देखिए ये पैंडेमिक हम तक कैसे पहुंचा। अगर सब कुछ रिलेटेड नहीं था तो हाउ दिस पैंडेमिक इज ट्रेवलिंग एंड थ्रू अक्रॉस द ग्लोब, ये कैसे पॉसिबल हुआ। अगर न्यूक्लियर टेस्ट कहीं होता है तो वो अर्थ, पूरे समुद्र के पानी को वो विषैला बना देता है। अगर अंडर वाटर टेस्टिंग होती है, अंडरग्राउंड टेस्टिंग होती है। चेरनोबिल जो हुआ था उसका रेंज कितना ज्यादा था, एंड यू नेवर नो कि उसने हमको, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से उसने अफेक्ट किया था। तो कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है। नेचर का जो डिजाइन है वही डिजाइन ह्यूमन सोसाइटी का होना चाहिए। हम इस चीज को भूल जाते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर। नेचर हमारा गुरु होता है। तो नेचर में कोई भी चीज एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं है। आप देखिए कि आप अर्थ से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कितने सारे अर्थक्वेक्स आने लगे हैं आजकल। हम जो हमारे जो हिली एरियाज हैं वहां पर जो है अब ज्यादा अर्थक्वेक्स आने लगे हैं क्योंकि हमने वहां पे ड्रिलिंग शुरू कर दी, हमने अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू कर दी है। तो ये बतलाता है कि जिस तरह से नेचर में ये जो बैलेंस है ये बहुत बारीक बैलेंस है, वैसे ही तो सोसाइटी को भी होना चाहिए। आप सोचिए कि आप एक घर में अंदर बंद रहते हैं, घर से बाहर निकलते ही आपको ये भरोसा नहीं कि आपका पड़ोसी आपको चाकू मार दे, या आप सड़क पे चल रहे हैं कोई आपको धक्का दे के चला जाए और आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो। क्या आप एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो फिर हमको कोएग्जिस्टेंस में जीना सीखना होगा, एंड दिस शुड बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन। और ये हमको कौन सिखा रहा है? ये थॉट कहाँ से आया कि हम सबको एक बैलेंस में और हार्मोनी में जीना चाहिए? क्योंकि ऐसे ही ये पूरा यूनिवर्स है। एक प्रोटॉन के भीतर भी आप देखते हैं कि एक एटम के भीतर भी आप देखते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस उसके चारों ओर के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। अगर इनमें बैलेंस ना हो तो एटम ही ना बने। और आपको मालूम है, जैसा कि फेनमैन ने कहा है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, द एटॉमिक थियरी इज द बेस ऑफ एवरी थियरी इन फिजिक्स। तो अगर एटम में बैलेंस नहीं होता तो ये पूरा यूनिवर्स बनता ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होता। इतनी सिंपल सी चीज हमको नेचर से सीखनी है कि अगर बैलेंस नहीं तो हम नहीं, और अगर हार्मनी नहीं तो हम नहीं। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर, उसके लिंक्स मैं शेयर कर सकती हूँ बाद में आपसे, जिसमें कि मैंने इसी बात को बतलाने की कोशिश की है कि नेचर में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है। नेचर में और साइंस में कोई भी चीज अगर आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं, उनको टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं, तो उसका रोल पूरी यूनिवर्स में क्या है इसको नहीं पढ़ पाते। इसलिए आप देखेंगे कि साइंटिफिक थियरीज फेल्स अ लॉट। बहुत सारी साइंटिफिक थियरीज जो है वो इनकम्प्लीट है। अभी भी हम बहुत सारे अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस के अंडर उनको पढ़ते हैं। सपोज ऐसा है, वी अज्यूम दैट द थिंग्स आर लाइक दिस, तो बहुत ही एक आइडियोलॉजी आइडियल कंडीशंस में हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये आइडियल कंडीशंस हमको इम्पोज क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हम ओवरऑल नेचर में उस फिनोमिना का क्या रोल है उससे कट ऑफ करके उस फिनोमिना को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है, जिसकी वजह से हमको गलत आउटकम्स मिल रहे हैं, गलत रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वी शुड लुक अराउंड, जस्ट हैव अ लुक अराउंड, और आपको दिखेगा कि नेचर में इनहेरेंटली एक हार्मनी है, एक बैलेंस है, एंड दिस वी शुड लर्न, एंड वी शुड आल्सो लर्न टू लिव इन हार्मनी एंड बैलेंस, एंड वी शुड लिव टुगेदर इन कोएग्जिस्टेंस। एक बड़ी मशीन है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे नट बोल्ट हैं। एक नट बोल्ट अगर निकल गया तो वो मशीन पूरी क्रैश हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी, है ना। आपके कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट हैं, कोई एक पार्ट भी अगर एक सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर रहा है तो आप अपना कंप्यूटर रन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हर क्रिएशन जो है वो इस पूरे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है, उसका अपना रोल है, और उस रोल को समझना इस एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि हम में वो पोटेंशियल नहीं है। वी हैव द पोटेंशियल टू लिव इन हार्मनी, and education can provide us the opportunity to understand and participate in a harmonic living. Now we will discuss something about a healthy state of mind. If we are living with a healthy state of mind, तो check point क्या है?
हमारे भीतर एक हार्मनी होगी, हमारे भीतर एक पीस होगा, एंड वी विल फील कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स. वी विल फील गुड. दिस विल मेक अस बिहेव वेल विद अदर्स and follow the universal values. This is the only way for a healthy relationship. What is a healthy living? Healthy living का एक मॉडल हम इस कोएग्जिस्टेंशियल एजुकेशन सिस्टम जो नागराज जी ने दिया है, उसमें हम ये कुछ पॉइंट्स आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे. ये बतलाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, वो कहाँ फेल हो रहा है. सबसे पहले वो कहते हैं कि we have to work with skills, proficiency and participation in system. हमको सिर्फ स्किल सीखकर और प्रोफिशिएंसी सीखकर बात खत्म नहीं करनी है, बल्कि हमको वर्क करना है एंड पार्टिसिपेट करना है पूरे सिस्टम के साथ में. दूसरी चीज, जो भी काम हम करते हैं उसमें एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए काम करना है. ये एनवायरनमेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट भी है और ये एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट भी है. एक बहुत अच्छा टेड टॉक अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, जिसमें ये कहा कि हर हाल में आपको जो ये कहा जाता है कि यू हैव टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट. इवन हमारे पेरेंट्स कई बार हमसे ये डिमांड रखते हैं, यू हैव टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट का क्या मतलब है? एट एनी कॉस्ट का मतलब ये है कि फिर एक लड़का अमेरिका में है, उसकी माँ अकेली रहती थी यहाँ बॉम्बे में, और एक फ्लैट में मरी पाई गई और उसका सिर्फ कंकाल बरामद हुआ. ये आपके बॉम्बे की घटना है. एक जो करोड़पति था वो रोड पे आ गया क्योंकि उसके बेटे ने उसको बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया. तो एट एनी कॉस्ट सक्सेसफुल होने की बात का माइंडसेट जब आपने बना दिया, तो फिर आप किसी तरह की ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो हेल्दी लिविंग के लिए हमको एजुकेट करना है, तो वी शुड प्रोटेक्ट बोथ द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड द नेचर. देन हमको अपने आप को कभी भी बहुत स्पेशल फील नहीं करना है. वी शुड बी हम्बल इनफ एंड अंडरस्टैंड दैट आई एम जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ द होल. मुझे इस पूरे सिस्टम के साथ हार्मनी में काम करना है. मेरी मुर्गी की एक टांग वाली बात यहाँ नहीं चलेगी कि मैंने जो कह दिया मैं तो इसी हिसाब से रहूंगा, मेरा तो यही एटीट्यूड है, मेरा मेरा मेरा. इस मेरे ने सारे एटीट्यूड को, सारे माइंडसेट को चेंज कर दिया है, रूइन कर दिया है. और अगर हम इस माइंडसेट के साथ जीते हैं तो एक अनडिवाइडेड सोसाइटी होगी, जहां कास्ट, क्रीड, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और ऐसी ही सोसाइटी हम एजुकेशन के थ्रू बनाए रखना चाहते हैं थ्रू अ ग्लोबल कोऑपरेशन. तो ये एजुकेशन सिस्टम में, न्यू एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए. हाउ कैन वी अचीव दिस? हमको अचीव क्या करना है? आपने एक व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के एक मैसेज आया होगा कि 5 थिंग्स द पीपल रिग्रेटेड व्हेन दे वर एट द डेथ बेड. जब मरने वाले थे ये लोग, बहुत अमीर लोग थे, बहुत पावरफुल लोग थे दुनिया के, जब ये डेथ बेड पर पहुंचे तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि काश मैं एक कार और खरीद लेता या लेती, या मैं एक और एम्पायर खड़ा कर लेता या लेती. उन्होंने कहा कि अरे हम कुछ मौके पर खुश हो सकते थे, लेकिन हमने खुश होने का मौका गंवा दिया. हमने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका गंवा दिया, जिससे कि हमको कंटेंटमेंट या संतोष मिलता. तो ह्यूमन गोल्स जो है, ये बिल्डिंग और ये गाड़ियां और ये कपड़े और ये ज्वेलरी नहीं है. आप लड़कियां हैं और ये कहा जाता है टू टीच अ गर्ल इज टू टीच अ होल सोसाइटी. आप इस पूरे सोसाइटी को बहुत पावरफुली इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं कि ये ह्यूमन गोल है और इसके लिए कोई हड़कंप मचाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है. आप बहुत आराम से जिए विथ जॉय, पीस, कंटेंटमेंट एंड सस्टेन्ड हैप्पीनेस. सस्टेन्ड हैप्पीनेस मतलब अभी रसगुल्ला खाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही रसगुल्ले का टेस्ट खत्म हो गया, मुझे फिर से अपने पुराने दुख दर्द याद आने लगे. तो दिस इज नॉट रियल हैप्पीनेस. रियल हैप्पीनेस कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं तो मुझे खुश रहना ही है, बिकॉज आई एम अलाइव. मैं जिंदा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी फैमिली है, और मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है. इन सब के लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ और इसलिए मैं खुश हूँ. तो जो मिला है उसके बारे में खुश रहना. तो जॉय, पीस, कंटेंटमेंट एंड सस्टेन्ड हैप्पीनेस, इससे ज्यादा एक आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए. तो क्या इनको हम ओवरलुक कर रहे हैं आज के एजुकेशन सिस्टम में? और हमको कॉन्शियसली चूज करना होगा कि अगर मुझे सिर्फ पैसा मिल रहा है नेचर को नुकसान पहुंचा के, और मुझे कंटेंटमेंट मिल रहा है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करके, तो मैं इन दोनों में कौन सी चीज को चूज करूं?
द कॉन्शियस चॉइस इज योर्स। और ये याद रखिए कि सस्टेन्ड हैप्पीनेस के लिए ये कॉन्शियस चॉइस जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमन वैल्यूज की तरफ ले जाएगी और ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाएगी। अगर हम लाइफ गोल्स की बात करें तो लाइफ गोल ये सिर्फ 4 हैं। यहाँ भी कहीं गाड़ी बंगला नहीं आता है। सबसे आदमी जो खुश रहता है लाइफ में जब वो ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ घूम जाती है। तो उसमें उसको क्या दिखता है? उस लाइफ में उसको यही दिखता है कि अरे ये प्रॉब्लम मैंने जिंदगी भर अपने भाई से झगड़ा किया, काश मैं उस झगड़े को सुलझा पाता। तो रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन, समाधान करना, ये वो लाइफ में अचीव करना चाहता है कि जितने भी प्रकृति के साथ वो समाधान से जिए, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जिए। वो सच चाहता है, वो जस्टिस चाहता है, वो प्रॉस्पेरिटी चाहता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब, प्रॉस्पेरिटी का ये मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये है कि हम हमारे पास जो है हम उसको एंजॉय करना सीखें। ये नहीं कि हम चीजों को अपने घर में इकट्ठा करते जाएं, अपने लॉकर में बंद करते जाएं, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। जितना ज्यादा हम चीजों का सदुपयोग करेंगे, यूज करेंगे उनको प्रॉपर वे में, उतना ज्यादा वी विल फील प्रॉस्परस। मैं आपको एक घटना बतलाती हूँ कि एक दशहरे में हम सोन पत्ती का आपस में लेन देन करते हैं और मेरे पास उस दशहरे पर एक भी सोन पत्ती नहीं थी। तो एक मेरे यहाँ जो मेड है काम करती है, उसका बच्चा, छोटा बच्चा, वो हाथ में पूरा सोन पत्ती का बहुत बड़ी डगाल लेकर आ गया, एक डाल लेकर आ गया। तो मैंने कहा बेटा मुझे आप सोनपत्ती थोड़ा सा दे दोगे, मुझे भी अपने फ्रेंड्स को देना है। तो उसने कहा आंटी आप ये पूरा रख लो, मेरे पास तो और है, मैं तो पेड़ से तोड़ लूंगा। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि अगर मेरे पास कोई चीज होती और वो बच्चा मुझसे मांगता तो शायद आई वुड हैव सेकंड थॉट्स कि मैं इसको दूं कि नहीं दूं, पता नहीं इससे मेरा क्या नुकसान हो जाए, पता नहीं उसका क्या फायदा हो जाए। तो प्रोस्पेरिटी इज अ माइंडसेट। प्रोस्पेरिटी पैसे से नहीं आती, प्रोस्पेरिटी माइंडसेट से आती है। फियरलेसनेस, जब मुझे विश्वास होगा कि मेरा पड़ोसी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरे रिलेटिव्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मेरे बच्चे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं फियरलेस हो जाऊंगी और मैं हमेशा सच बोलूंगी। तो हम लाइफ में ये चीज अचीव करना चाहते हैं, जो मैंने कहा ना कि बचपन से हमारे मन में होता है कि हम सच बोलें। तो जब फियरलेस सोसाइटी होगी तो हम सच बोल पाएंगे और तब हम बहुत संतोष से जी पाएंगे। एंड दिस ऑल हैपेंस व्हेन वी लिव इन कोएग्जिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन गोल्स और लाइफ गोल्स कोई बहुत इसके लिए बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट विद इन, और आपको सिर्फ रियलाइज करना है कि मुझे चाहिए क्या। इसीलिए ये एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें चेंज लाने की जरूरत है। लास्ट पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। तो एजुकेशन आउटकम क्या होना चाहिए? एजुकेशन आउटकम इनर कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए होना चाहिए, दूसरों में एक्सीलेंस, दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरों की अच्छाई को एक्सेप्ट जब हम कर पाते हैं तब हमें इनर कॉन्फिडेंस आता है, तब हमें एक बैलेंस आता है। जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारे पास टैलेंट है, उसके कारण हमें किसी तरह का ईगो नहीं आना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल। अगर मैं बहुत अच्छी इंजीनियर बन जाती हूँ तो आई हैव टू सर्व द सोसाइटी कि ह्यूमन बीइंग। इसके लिए मैं ये भी देखूं कि मैं लोहे का ज्यादा मिसयूज ना करूं, इतने बड़े डैम ना बनाऊं कि जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और लोग जो है, जहां से जब पानी छोड़ा जाता है तो लोग जो है बह जाते हैं। तो हमारे कॉन्शियस चॉइसेस हमारे वर्क में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और जो हमारी सोसाइटी है, हम एक सोसाइटी के साथ जीना सीखें, एक वैल्यूज के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, एथिक्स के साथ जीना सीखें। सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे तो जो मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग हमारे बीच आएगी। उसके लिए जो स्किल सीखना है वो पार्ट अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भरपूर है। तो आप स्किल्स जरूर सीखिए, लेकिन वो स्किल क्यों सीख रहे हैं और उसका इंप्लीमेंट सोसाइटी में बिना किसी को हार्म पहुंचाए कैसे करना है, ये इस एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यूज और कैरेक्टर के रूप में इम्बाइब किए जाने की आवश्यकता है, सो दैट वी हैव अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड अर्थ। तो these are the 4 dimensions of our personality, और as individual, family, society, nation and universe, हमको इन पर काम करने की जरूरत है। Now this is my model which I want to present. ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जो बाबा नागराज ने जो को एग्जिस्टेंशियल मॉडल दिया है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अभी हमको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये नहीं पढ़ाया जाता। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए कि हमको दुनिया में जो चीजें हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाए कि पानी का फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, पेड़ का बायोलॉजी क्या है,
तो वहां से नेचर से क्लासरूम तक हम आए, ना कि क्लासरूम में पढ़कर बैठकर हम नेचर को पढ़ें। अभी फ्रेगमेंटेड पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, लेकिन नेचर में जो प्रोसेस हो रहा है, एक प्लांट में के अंदर जो चीजें हो रही है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो रही है, वो केमिकल प्रोसेस भी हो रहे हैं। तो एक होलिस्टिक, इंटर और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को अभी जॉब मार्केट के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट हो। ही शुड बी एबल टू लिव इन हार्मनी विद सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। अभी जो सिस्टम है उसमें हम इंफॉर्मेशन देकर अपना काम खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमको इस इंफॉर्मेशन को कैसे सोसाइटी के भले के लिए क्रिएटिवली यूज करना है, ये पढ़ाना, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये हमारे एविडेंस का हमारे एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए। अभी हम इवेल्युएशन करते हैं, एग्जाम और टेस्ट जो मैंने आपको बताया था 50, 60, 70% देकर पास या फेल करते हैं। हमको ये देखना है कि उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने सीखा कितना, और इसका इवेल्युएशन उसको सेल्फ करना आना चाहिए कि आज मेरी स्थिति क्या है, आज मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, कितना इंजीनियरिंग मुझे आता है, और इसको जानने से मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ये जो सेल्फ इवेल्युएशन का प्रोसेस है, अगर हम किसी व्यक्ति में ये जनरेट कर दें तो आपको कोई एग्जाम और टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद आएगा और बार बार कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे अभी ये सिखाओ, मुझे ये सीखना बाकी है, अगर मैं ये नहीं सीखूंगी इंजीनियरिंग में तो मेरी इंजीनियरिंग का नॉलेज बेकार है। तो ये जो सेल्फ इवेल्युएशन होता है, जो आपको क्या है कि 70% दिखा के आपको एक जॉब मिल जाएगा, लेकिन नॉलेज आपको पूरा नहीं होगा, आप सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये एग्जाम और टेस्ट एक्सटर्नल चीजें हैं, सेल्फ इवेल्युएशन का प्रोसेस एक इंटरनल प्रोसेस है, और इट शुड बी इम्बाइब्ड इन आवर एजुकेशन। अभी जो एजुकेशन मॉडल है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो आपको स्पेशल होने की फीलिंग देता है, और आप सोचते हैं कि अब तो मैं बड़ी पोस्ट पे जाकर बैठ जाऊंगी और मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोसाइटी में हम वहीं फेल हो जाते हैं, वहीं अकेलापन हमको लगता है। जब हम सबसे ऊपर पहुंच के अकेला फील करते हैं, तो हमको ये जो एजुकेशन है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहिए कि हम टीम के साथ काम करना सीखें, कोलैबोरेटिव और इंटरडिपेंडेंट होकर काम करना सीखें। तो काम के साथ साथ इट विल बी फन ऑल्सो। और पैसिव लर्निंग है ये, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, बट आई एम अनेबल टू इंटरैक्ट विथ यू, एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ्स। और मैं जरूर दिल से ये चाहती हूँ कि आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ये एक्टिव और इंस्पायर्ड लर्निंग में ये चीज जो है ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, इट शुड बी अवर मोटो। इन सब का एविडेंस हमको, अगर हम समझ गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो उसका एविडेंस हमको कैसे दिखेगा। अगर हमारा बिहेवियर बैलेंस हो गया है तो हमको लाइफ कैसी दिखेगी, और अगर हम सही तरीके से वर्क करने लगे हैं तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस दिखेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से दिखेगी कि हमें विजडम जनरेट होगा और हम सभी नियमों के लिए अवेयर हो जाएंगे। We will be able to know why this particular thing is happening, what is the purpose of this particular event, and how this thing is happening. तो ये पर्पस और प्रोसेस, ये दोनों चीजें हम जान जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई है। हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, तो हमारी स्किल में प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सेल्फ इवेल्युएशन करने लगेंगे। हमारे रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री होने लगेंगे, और हमें म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा। We will start to enrich and complement each other. We will start to live in harmony with matter, plants, animals and other human beings. हमारे प्रोफेशन में क्या चेंजेस आएगा, हमारी प्रोफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हम सेल्फ इवेल्युएशन करने लगेंगे कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना सीखना चाहिए। भले मुझे 80% मिल गया है, लेकिन मुझे मालूम है कि 20% बाकी है और वो मुझे सीखना है। दिस शुड बी द मोटो ऑफ इवेल्युएशन। प्रोफेशन में हम सेल्फ रिलायंट होंगे। वी विल ट्राई टू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी। हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे इतना तो दे दो कम से कम। ऐसे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक प्रॉस्पेरिटी के साथ अपने हमारी नीड्स को फुलफिल करते हुए, फैमिली की नीड्स को फुलफिल करते हुए हम जीने लगेंगे। और इस तरीके से हम अर्थ को भी, माने एनवायरमेंट को भी अनहार्म छोड़ेंगे, उसको भी लिव एंड लेट लिव, ये वाला जो फंडा है ये हमारे लाइफ में आने लगेगा। वी विल बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वी विल नेवर से दैट वी कांट। देखिए टी इसमें कट गया, तो वी कैन डू एवरीथिंग। इन सब के लिए हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है।
अभी जो है एजुकेशन को मैंने कहा ना आपको कि एक क्लासरूम तक सीमित कर दिया गया है. दिस शुड नॉट बी द अप्रोच. एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एंड होल सोसाइटी शुड बी इन्वॉल्व. और हर किसी के लिए हमको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. आज अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप जाते हैं और आपने सोचा आपने बहुत पैसा कमा लिया और आप अपनी गाड़ी में जितना चाहे उतना पेट्रोल भरा सकते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो पैसे आप दे रहे हैं क्या वो पेट्रोल के दे रहे हैं? क्या पेट्रोल जिस तरीके से बना उस प्रोसेस का इवेल्युएशन करके एग्जैक्टली जितने पैसे आपको देने चाहिए आप उतना दे रहे हैं? ये बात जब हुई तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर को पैसे दे रहा हूं जिसके पेट्रोल पंप से मुझे पैसे मिल रहा है. किसी ने कहा कि वो जो पेट्रोल जो है वो जहां पर जनरेट हुआ, जहां पर बना, रिफाइंड हुआ, रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक लाने वाले ट्रांसपोर्टर को भी कुछ पैसे गए होंगे. तो पेट्रोल की कीमत का आधा से ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्टर ने ले लिया, आधा सर्विस प्रोवाइडर ने ले लिया. क्या उस अर्थ को हमने पैसे दिए? उस अर्थ की मेहनत का इवेल्युएशन करके उसको हमने पैसे दिए जिसके भीतर उसके प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो ये फॉसिल फ्यूल है ये पेट्रोल में कन्वर्ट हुआ. तो पैसा किसी चीज को नापने का, मेजरमेंट का माध्यम हो ही नहीं सकता. और इसलिए वी शुड बी थैंकफुल टू द सोसाइटी, वी शुड बी थैंकफुल टू द फैमिली, वी शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन अराउंड, जिससे नेचर, जिससे हमने ये सारी चीजें सीखी हैं. तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारी लाइफ में एजुकेशन के लिए होना चाहिए. कंटेंट बहुत छोटी चीज है, कंटेंट कैसे डिलीवर किया जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सही माइंडसेट के साथ डिलीवर हो रहा है या नहीं. मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथोडोलॉजी से कितना इन्वॉल्व हो रहा है स्टूडेंट और अपने लाइफ में वो कितना इंप्लीमेंट कर पा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें फैमिलीज कितनी इन्वॉल्व हुई हैं. आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे मॉडल्स बने हुए हैं, प्रेरणा विद्यालय है, अभिभावक विद्यालय. वहां क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो उनको एजुकेट किया जाता है कि आप अपना माइंडसेट सही करो ताकि आप अपने बच्चे को एक सही माइंडसेट दे सको. तो सिर्फ आपने यहाँ पर आके किसी वैल्यू एजुकेटर का लेक्चर करवा दिया और हमारा माइंडसेट बदल जाएगा, ऐसा नहीं. जब फैमिली में पेरेंट्स वैल्यूज को जिएंगे, जीने में लाएंगे, तब वो बच्चे के लाइफ में आएगा. तो ये आप लड़कियां बहुत अच्छे से कर सकती हो. अभी कुछ वर्षों के बाद आप फैमिली लाइफ में जाएंगे और वहां पर इन चीजों को आप याद रखिएगा. मैंने कहा कि कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए. आप एक बहुत एक एक ऐसा नेचर ने आपको पावर दिया हुआ है विच इज नोन एज कॉन्शियसनेस. द मोस्ट पावरफुल क्रीचर in the whole universe is the human being with a human brain. तो आप इस कॉन्शियसनेस के साथ जब काम करना शुरू करेंगे तो यू विल बिकम अ पावरफुल ट्रांसमीटर. और आपके आसपास अपने आप आपकी फैमिली में आपके रिलेशंस बहुत सेटिस्फाइंग हो जाएंगे जब आप जस्टिफाई करने लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट करने लगेंगे एक दूसरे को, ग्रेटिट्यूड फील करने लगेंगे. आपके थाली में रखा हुआ खाना जो है उसको आपकी थाली तक पहुंचने के लिए आप देखिए कि सोसाइटी में उस फार्मर से लेकर, दुकानदार से लेकर, उस माँ से या जो व्यक्ति ने आपके लिए खाना बनाया और जिसने परोसा, हर किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव अगर आप में आ जाता है तो यू विल बिकम अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारा एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए. तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को जो नागराज जी ने दिया है, को एग्जिस्टेंशियल एजुकेशन सिस्टम को आपसे डिस्कस किया. इनकी कुछ बातों को भी आप जीने में लाते हैं तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में एक मॉडिफिकेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन हम फील करने लगते हैं और जो अपने आप हमको सही डायरेक्शन में लेकर जाता है. सो दिस होलिस्टिक अप्रोच के लिए हर चीज पर, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम किस तरह के मीडिया को देख रहे हैं, हम किस तरह की फिल्में देख रहे हैं, किस तरह के एनर्जी को यूज कर रहे हैं, हमको रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करना है, हमको रिलेशंस जो है उनमें ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी रखनी है. और हमको सिर्फ अपने फैमिली और अपने बारे में नहीं सोचना है बल्कि सोसाइटी और यूनिवर्स के बारे में सोचना है. तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ एजुकेशन दी जानी चाहिए. So here are these wonderful lines which always inspire me, written by Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. So let's learn to live life with a purpose. Let's carry hope for this transformation. Thank you. Thank you, ma'am, for the session. Thank you. Thank you so much. So before we conclude, I request all the girls to please turn on their camera so that we can take a group picture and then leave for the day.
Ma'am, also we have shared a feedback link with the girls. Once we get the responses from their end, we'll share it with you. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Okay. So, behalf of Leela Punala Foundation, I would like to thank the PCCOE faculty for coordination for this entire STTP session and along with the speakers of all the 6 days. Thank you so much, everyone. Dipali ma'am, Swati ma'am, for this session, coordination and everything. And it was the overall series was a very beneficial session for our girls, something related to the life skills, related to our own, our own self. I mean, there were many aspects which were related to life skills, like how to go about and everything. So, thank you, everyone. Thank you, all the speakers, for the lovely session, and to the PCCOE members for their coordination and extra efforts that they have taken the for this to make one successful. Thank you all. And girls, please, yeah, I can see most of them on the camera. Please adjust yourself according to the camera. Um, so the Palima, we take a group photo because you're not visible to me. And Anuj, Anjali ma'am. Am I visible? I'm not visible. No. I turned on. Am I not visible? Anjali ma'am, you're not visible. I'm not visible. How come? But I rejoined actually through the same link. Now I'm visible, I think. It took some time. Yes, ma'am, you're visible now. There's a lot of disturbances that we can hear around. Okay, yeah. Yeah, yeah, that's good. So yeah, Video. Some instrument. Okay. now Yeah. so. So Anjali ma'am, can you take a picture? I'm also taking. If you want, you can take a screenshot as well. Okay. Smile, everyone. So thank you, everyone. Thank you, Anjali ma'am. Thank you.
So I think we can conclude the session and everyone have a nice day. Thank you. Bye bye. Goodbye, ma'am, and you too.